Good evening, friends. As you know, my name is Vikas Kumar and I am faculty in अध्ययन द एफर्ट। और आप लोगों का अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म पर जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसकी क्लासेस कंटिन्यूएशन में है। इलेक्ट्रिकल सेक्शन वाली क्लासेस जो है वो कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, हम लोग काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। अभी नो डाउट बहुत सारे टॉपिक्स अभी कवर करना बाकी है। तो आज जो है हम लोग जो देखेंगे एक नया टॉपिक एसी फंडामेंटल के अंदर, दैट इज फेज। आज हम लोग फेज को देखने वाले हैं। किसे कहते हैं फेज, फेज किसे कहते हैं, फेज एंगल किसे कहते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है, आज हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट है। आप लोग जो है प्रमोशन बोलिए। आप लोग जो है, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो जो देखते हैं उसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए। तो फेज किसे कहते हैं? अगर फेज का सिंपल बात करें तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं। डेफिनेशन में हम 10 बार बोलते हैं। डेफिनेशन बहुत ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेशन बस लिख दे रहे हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी defined as the divisional the divisional the divisional part of a cycle, the divisional part of a cycle through which the quantity through which the quantity moves moves forward from a selected origin। ठीक है, ये सिंपल इसका डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन समझ लेंगे, रटना तो है नहीं, बस समझ लेंगे कि क्या बोल रहा है। इट मे बी डिफाइंड एज द डिविजनल पार्ट ऑफ अ साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम अ सेलेक्टेड ओरिजिन। देखिए, कोई क्वांटिटी है, कोई ऐसी क्वांटिटी है, लाइक हम लोग अभी मान लेते हैं, हम लोग एक वी वोल्टेज को मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक वोल्टेज है वी। अब ये वी जो है, ये ऐसा हम एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं डॉटेड। ठीक है, ये ओ हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं पी हो गया। तो मेरे लिए जो सेलेक्टेड ओरिजिन बोल रहा है, सेलेक्टेड ओरिजिन, इट मींस सिंपली इसी को रिफरेंस बोलेंगे। और अभी मेरे लिए रिफरेंस कौन सा है? तो ओपी है। ओपी जो है ये मेरे लिए रिफरेंस हो गया। ये देखिए ओपी हम लिए हैं। ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वी। ठीक, अब हम लोगों का ये जो क्वांटिटी है ये इस सर्कल में मूव करा रहे हैं। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है ना, विच मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड ओरिजिन, तो इसको हम लोग आगे की ओर मूव कराते हैं इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन जब लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव कराए तो ये वी का एक पोजीशन हो गया, मान लेते हैं क्यू पोजीशन पर है। ये पी से क्या हो गया? क्यू पर आ गया। और यहां कुछ एंगल θ1 बनाया। इसी तरह से मान लेते हैं ये यहां चला गया आर पोजीशन पर, और यहां भी कुछ एंगल बनाया। ठीक है, θ2, ये अभी भी वी है। एक इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहां पर, ये अभी भी वी है। ठीक है, इसको एस मान लेते हैं। अब आप देखिए, आप ऐसा ही और भी ले सकते हो। ये आर डैश एक यहां ले लेते हैं, दिस इज आर डैश। एक जो है यहां पर हम लोग
क्यू डैश ले लेते हैं, एक जो है इधर हम लोग पी डैश ले लेते हैं। चलिए इतने पोजीशंस हो गए। सबका एंगल ये थीटा 1 बनाया, क्यू के साथ, आर के साथ थीटा 2, एस के साथ थीटा 3 बना रहा है, एस के साथ जो बना रहा है दिस एंगल इज थीटा 3, और थीटा 3 का वैल्यू पाई/2 है, 90 डिग्री। अब आप देखिए हम लोग क्या किए, इस क्वांटिटी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जब रोटेट करवा रहे हैं तो अलग अलग फोटो खींच लिए, अलग अलग पोजीशन पर इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक। अभी देखते हैं, तब आपको ये जो लाइन लिखे है डिविजनल पार्ट ऑफ ए साइकिल, ये क्लियर हो जाएगा क्या होता है डिविजनल पार्ट ऑफ ए साइकिल, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप लोग वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्या किए, एक एक्सिस जो है ऐसा खींच लेते हैं, ये ओमेगा टी एक्सिस है सपोज दैट, और ये मेरा मैग्नीट्यूड एक्सिस है। जरा देखते हैं, थोड़ी देर में हम लोग फेज पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये जब ओपी था, ओपी जब था इस पोजीशन पे था, तो ओपी मेरे लिए क्या है, रेफरेंस है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्वांटिटी ऐसे है, तो वाई एक्सिस में कोई मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब 0 है, यहां पर ओरिजिन पर है क्वांटिटी। अब जैसे ही ये ओपी से क्यू पर गया तो ये इसका हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट, और ये जो हाइट है ये कितना होगा, देखिए इसका वाई एक्सिस जब बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा 1 बना रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ जो बनेगा कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, तो v साइन थीटा 1 हो जाएगा वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। ये थीटा 1 जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, तो वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, v साइन थीटा 1। जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखिए यहां हम तोड़ दे रहे हैं, ये O है और ये मेरा Q है और ये मेरा पोजीशन P है, ठीक है। तो आप ये एंगल थीटा जो है ये थीटा 1 है, आप इसको रिजॉल्व कीजिएगा किधर, दो कंपोनेंट में, एक तो इस कंपोनेंट में और एक इस कंपोनेंट में। ये वाला हो जाएगा आपको, ये V है ना पूरा मैग्नीट्यूड, ओ ओ ओ क्यू जो है ये V है, तो आप लिखिएगा V cos थीटा 1, ये एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा V साइन थीटा 1, ठीक है। तो यही जो मैग्नीट्यूड है जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस कंपोनेंट जाता है, और जो नहीं बना रहा है जिसके साथ, तो वाई के साथ थीटा 1 एंगल नहीं बनाया है तो साइन कंपोनेंट जाएगा, तो V साइन थीटा 1 ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये अगर देखिएगा तो 0 डिग्री से, इसको मिटा देते हैं, अगर आप देखिएगा इस क्वांटिटी को ओपी से उठ के OQ में जाने में कुछ समय लगेगा, तो कुछ ना कुछ इस पर टाइम ट्रेवल करेंगे हम लोग, तो यहां पर मान लेते हैं आ गए, ठीक है। और ये मेरा अभी कुछ मैग्नीट्यूड मिला, ठीक है, ये पॉइंट हमको अभी मिला है, ठीक। यही क्या है मेरा V साइन थीटा 1 है, ये जो हाइट है मेरा, दिस हाइट इज V साइन थीटा 1, ये हाइट। अब जो है ये Q से R पे जब जाएगा, मतलब P से R पर जाते वक्त P से जब ये R पे गया तो थीटा 2 एंगल बनाया, तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला यहां से ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा, तो ये होगा V साइन थीटा 2, ठीक। अब इसको थीटा 2 एंगल बनाने में कुछ ज्यादा समय लगेगा तो थोड़ा इधर जाएगा, तो हम लोग ये क्वांटिटी जो है मान के चलिए यहां पर ले लिए, थोड़ा यहां जा रहा है, ठीक है। ये जो हो गया मेरा, ये हो गया V साइन थीटा 2, ठीक। अब बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर कहीं कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये यहां पर आ गया 90 डिग्री, तो ये जो मेरा हाइट है ये कितना हो जाएगा, V साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो V मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो V साइन 90 मतलब V सिर्फ मिल रहा है, ठीक। अब आप अगर R डैश पे जाइएगा तो अब ये इधर जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये मैग्नीट्यूड अब कम हो जाएगा क्योंकि 90 से प्लस जा रहा है, ये 90 डिग्री से अब एंगल ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अब ये घुसेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मेरा जो क्वांटिटी आपका बनाएगा ये अब V साइन
90 डिग्री प्लस कुछ बनाएगा, या इसको एंगल मान लेते हैं, सपोज दैट आप ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, इसको चलिए इसको थीटा 3 मान लेते हैं, ठीक है। मेरे पास अब जगह नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा। आर पोजीशन पे थीटा 3 बना रहा है, तो आर डैश और ये आर, ठीक है। तो यहीं पर मेरा कहीं बनाएगा, ऐसे धीरे धीरे अब क्वांटिटी उतारना शुरू हो जाएगा इस तरह से। इन सभी को अगर आप मिलाइएगा, इन सारे पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट्स आपको कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ओपी डैश आपका आएगा, ये ओपी डैश जो है, ये ओपी डैश और ये ओपी, देखिए ओपी पर यहां पर थे और ओपी डैश पर हम लोग यहां आएंगे इस जगह पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इस तरह का एक वेवफॉर्म बना रहा है ओमेगा टी एक्सिस पर। अगर इधर से हम लोग फिर इसको और यहां के बाद और ऐसे घुमाएंगे, तो अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से वेवफॉर्म को बनाएगा। तो ये जो आपको हम बोले डिविजनल पार्ट ऑफ द साइकिल का मतलब यही हुआ। हम तो यहां पर थीटा 1 थीटा 2 एंगल लिए हैं, आप बहुत छोटा छोटा एंगल लीजिएगा तो आप इसके बहुत छोटे छोटे डिविजन्स कर पाइएगा। तो जब आप फेज बताते हो किसी को, देखिए इतना समझाने का मेन मतलब क्या है इस पूरे सार का, एक लाइन में अगर कहानी बोलिएगा, जब आप फेज बताते हो किसी को, तो आप देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, क्या सिर्फ देखिए मैग्नीट्यूड तो ठीक है, वोल्टेज का भी सब जगह है, लेकिन ये जो एंगल है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, यहाँ 90 डिग्री, और आप नीचे आएगा साइन थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5, तो ये जो आप एंगल इंट्रोड्यूस किए मैग्नीट्यूड के साथ, ताकि आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सको। देखो अगर कोई बंदा क्यू बोला और कोई बंदा क्यू डैश बोला, तो कैसे इस चीज को बताएगा? मैग्नीट्यूड तो हर जगह भी ही मिलेगा, क्यू पर भी वी मिल रहा है, या क्यू डैश पर भी ये तुम्हारा वी ही है, लेकिन पोजीशन एग्जैक्टली कैसे बताएगा? तो क्यू पर पोजीशन थीटा 1 एंगल का है और क्यू डैश पे पोजीशन कुछ दूसरा होगा, थीटा 4 थीटा 5 जो भी होगा, ये एंगल होगा इतना लंबा चौड़ा, ये एंगल होगा, देख रहे हो इतना एंगल होगा क्यू डैश पर। तो हम लोगों को समझाने का मतलब क्या है कि फेज में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं जाता है, फेज में उसका एंगल भी जाएगा, ताकि आप उस साइकिल में एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सको। वरना आप बताओगे कैसे कि आपका है कहां पर, ठीक है, क्वांटिटी कहां पर है। तो जब भी आप एंगल बताते हो, एंगल में मतलब मैग्नीट्यूड को आप एंगल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट फेज, ठीक है। तो जो हम फेज का डेफिनेशन लिखे थे कि इट में बी डिफाइंड एज द डिविजनल पार्ट ऑफ द साइकिल। डिविजनल पार्ट ऑफ द साइकिल, देखो हम यहां पर कम ही डिवीजन लिए हैं, एक यहां से लिए, ये एक डिवीजन लिए, ये दूसरा डिवीजन हो गया, ये तीसरा डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन आएगा, यहां हम डिवीजन लिए। तो आप जो इस तरह से बता रहे हो डिविजनल पार्ट, आप यहां पर है, तो ये तुम्हारा क्यू पोजीशन है, ये तुम्हारा आर पोजीशन है, ये तुम्हारा एस पोजीशन है, ये तुम्हारा आर डैश पोजीशन है, ये तुम्हारा क्यू डैश पोजीशन है। तो तुम्हारा हर जगह एंगल अलग अलग, क्यू पर एंगल थीटा 1 है, साइन थीटा 1, क्यू आर पर साइन थीटा 2 जा रहा है, एस पर साइन 90 जा रहा है, आर डैश पर कुछ अलग एंगल होगा, क्यू डैश पर कुछ अलग एंगल होगा। तुम ये डिविजनल पार्ट ऑफ द साइकिल बताए, ठीक है, यानी तुम अलग अलग टुकड़े में बता रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डिविजनल पार्ट ऑफ द साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी मूव्स फॉरवर्ड। देखो हम लोग क्या किए, ये आगे की ओर, इसके आगे की ओर हम लोग मूव करता कराते गए अलग अलग पोजीशन पे, क्यू पर अलग, आर पर अलग, एस पर अलग, आर डैश पर अलग, क्यू डैश पर अलग, पी डैश पर अलग। तो ये जो हम लोग बता रहे हैं क्वांटिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर, दिस इज एक्चुअली फेज। अब देखो लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, ये डेफिनेशन जो है जिसके दिमाग में गया होगा ठीक, नहीं गया होगा तो लेमैन लैंग्वेज में क्या समझेंगे। फेज का सिंपल मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो जी, एक तो इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा ही, जिस भी क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, वोल्टेज है तो वोल्टेज का क्या मैग्नीट्यूड है, करंट है तो करंट का क्या मैग्नीट्यूड है, वो रहेगा। जैसे हर जगह हमारा वी है ना, ये तो रहेगा ही क्वांटिटी का जो भी मैग्नीट्यूड है। साथ में हम लोग एंगल ये दिखाए, तो आपका बन गया क्या, फेज। सिंपल सा चीज है। तो आप पोजीशन बताते हो, अब ये दोनों चीज को आप कहां रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका जो ओरिजिन था, जैसे हमारा ओरिजिन ओपी है, तो यहां से जो आप आगे बढ़ रहे हो, जिस भी पाथ में आगे बढ़ रहे हो, वहां आप का मैग्नीट्यूड तो रहेगा, साथ में अलग अलग एंगल मिलते जाएगा, ठीक है, क्यू पर, आर पर, एस पर, आर डैश पर, क्यू डैश पर। तो मैग्नीट्यूड प्लस एंगल, ये जो आप रिप्रेजेंटेशन किए, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। सिंपल सा चीज, ठीक है। अब देखो
इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज करेगा, नहीं, कहां राइज करेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो इतना समझ में आ गया कि चलो फेज में क्या होता है भाई, कि मैग्नीट्यूड प्लस एंगल का चीज होता है। चलो यहां क्लियर है। अगर हम लोग वेवफॉर्म पर देखें और समझें, हमारा कोई क्वांटिटी है, मान लेते हैं ये मेरा कोई क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसका इक्वेशन जो भी होगा हम वी से रिप्रेजेंट किए, ये यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से, जीरो है, यहां पाई है और यहां पर 2 पाई है, ये मेरा कोई क्वांटिटी है। जरूरी की नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि एक ही क्वांटिटी रहे, ठीक है, दो क्वांटिटी भी हो सकता है। तो मेरा एक और क्वांटिटी ले लिए, अच्छा ठीक है, एक और क्वांटिटी ले लिए, ठीक, मान लेते हैं ये करंट है, ठीक। अब हम लोग ये दो क्वांटिटी ले लिए, हम लोग चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, हम लोग चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, हम लोग चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, जितना मन उतना क्वांटिटी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कितने क्वांटिटी लिए हैं, 2 क्वांटिटी लिए हैं, ठीक। तो देखो V और I दोनों जो है इस एक्सिस पर इस तरह से वेवफॉर्म को बना रहा है। तो ये V, ये जो है ये बड़ा वाला जो मैग्नीट्यूड ये V है और ये छोटा वाला जो है I है, दोनों अपना इस एक्सिस पे मैग्नीट्यूड बना रहा है। अगर इन दोनों का, दो क्वांटिटी अगर लिए, दोनों का जो जीरो पोजीशन है वो सेम रहता है, इन दोनों का जीरो पोजीशन, यहां पर भी दोनों जीरो हो रहा है, यहां पर भी दोनों जीरो हो रहा है, यहां पर भी दोनों जीरो हो रहा है, तो जीरो पोजीशन दोनों का सेम है, तो क्या बोलते हैं कि भाई ये सेम फेज में है। क्या है, सेम फेज में। और अगर दोनों का सेम नहीं है तो उनके बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो हम लोग फेज डिफरेंस का, अभी हम आएंगे इस पर, फेज जो डिफरेंस हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये एंगल ये हम लोग जनरली एंगल में मेजर करते हैं, तो हम लोग इसी के लिए बोलते हैं फेज एंगल। तो अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा फेज एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस फेज एंगल का डेफिनेशन लिखने की बात की जाए, सिंपल, ठीक है, तो फेज एंगल बोलते हैं इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, द फेजर, द फेजर representing, representing the phasor representing the quantity, quantity makes with the reference line, ठीक है। रेफरेंस को शॉर्ट में REF डॉट लिखे। देखो ये अभी हम लोग का V है, ठीक है, ये अगर हमारा रेफरेंस है, अगर ये मेरा रेफरेंस है, अगर ये रेफरेंस है, तो इस रेफरेंस से कोई क्वांटिटी जो है वो कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये आई है, तो इस रेफरेंस से ये क्वांटिटी कितना एंगल बना रहा है, जो भी एंगल बनाएगा रेफरेंस से बनाना चाहिए। अगर रेफरेंस से कोई क्वांटिटी जो भी एंगल बना रहा है वही क्या कहलाएगा, फेज एंगल कहलाएगा लेमन लैंग्वेज में। सपोज ये मेरा कोई पोजीशन है O है और ये P है, यही मेरा रेफरेंस हो गया, और इससे जो है ये Q है, तो ये जो OQ है ये रिफरेंस अगर मेरा OP है, OP क्या है मेरा अगर रिफरेंस है, तो रिफरेंस से ये जो OQ है ये कितना एंगल बनाया, जैसे हम लोग का θ1 एंगल बनाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो θ1 है दिस इज योर फेज एंगल, इसे बोल रहा है इट इज द एंगल द फेजर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी मेक्स विद द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा है उसी को रिप्रेजेंट करता है फेज एंगल। यहां तक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे सारी चीजें क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक फेज एंगल को थोड़ा सा समझ लिए कि चलो भाई रेफरेंस लाइन से कोई क्वांटिटी क्या, रेफरेंस से कोई क्वांटिटी क्या एंगल बना रहा है उसी को हम लोग फेज एंगल बोलेंगे। चलो ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इन दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं सपोज दैट कि ये वोल्टेज मेरा रेफरेंस हो गया, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज मेरा
रिफरेंस हो गया। और करेंट जो है, करेंट भी सेम है, इसी इसी डायरेक्शन में। मतलब वोल्टेज और करंट दोनों का शुरू होने का जगह, ओरिजिन एक ही है, ओ पॉइंट है, और दोनों का खत्म होने का, ये दोनों जो है फिर जीरो कहां पर, जीरो पॉइंट कहां मिल रहा है, पाई पर। मतलब अगर दो क्वांटिटी का शुरू होने का, ठीक है, या जीरो पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट इसी जगह पर है, ये भी तुम्हारा जीरो पॉइंट है, ये भी तुम्हारा जीरो पॉइंट है। अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज का जीरो पॉइंट सेम है, मतलब इसी जगह से ये दोनों शुरू हो रहे हैं, तब ऐसे क्वांटिटी के बीच जो फेज एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम फेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर इफ द जीरो पॉइंट between two quantity is same, then the phase angle between the two quantities is 0 डिग्री। ठीक है, देख लो, V और I दोनों का अगर सेम है तो इनके बीच का फेज एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इनके बीच फेज डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा मतलब यही हुआ। फेज डिफरेंस क्या हो गया, हम देखेंगे दो क्वांटिटी का जीरो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है। वोल्टेज का जीरो पॉइंट भी यही है, करंट का जीरो पॉइंट भी यही है, तो जीरो पॉइंट का डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 डिग्री बोलेंगे। तब बोलेंगे ऐसा सिचुएशन को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेम फेज में है, सेम फेज। इसका फेजर डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, इस बात को तुमको ध्यान रखना है, आगे बहुत काम आएगा। जब भी हम बोलेंगे सेम फेज में है, तो सेम फेज का ना बस दो बात याद रखना, जीरो पॉइंट सेम रहेगा और इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा, ये तुमको ध्यान रखना है आगे की चीजें समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से। ये तो हो गया सेम फेज। अगर सेम फेज ना रहे तब तो देखेंगे। ठीक है, देखेंगे, ये मेरा वोल्टेज हो गया, यही मेरा रिफरेंस है, ये जीरो से यहां शुरू है, ओरिजिन से। करंट जो है ये राइट साइड शिफ्ट कर गया, थोड़ा सा यहां से शुरू हो रहा है करंट। ठीक है, ऐसे जा रहा है, दिस इज योर करंट। देख लो, करंट का जीरो पॉइंट यहां है और जो तुम्हारा रिफरेंस है उसका जीरो पॉइंट यहां है, तो अब दोनों का जीरो पॉइंट अलग अलग जगह है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा फाई मान लेते हैं। तो ये जीरो पॉइंट किसका है, जीरो पॉइंट ऑफ V, और ये जीरो पॉइंट किसका है, जीरो पॉइंट ऑफ I, ये I का है। तो V के जीरो पॉइंट और I के जीरो पॉइंट के बीच में कुछ अंतर आ गया, कुछ डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। यही क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा। अगर I जो है रिफरेंस लाइन से, ये रिफरेंस से अगर I इस एक्सिस पर, ये ओमेगा टी एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर रिफरेंस से इस ओमेगा टी एक्सिस पे कोई क्वांटिटी राइट साइड शिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं लैग कर रहा है। ये कैसा फेज डिफरेंस कहलाएगा, लैगिंग फेज डिफरेंस कहलाएगा। इफ क्वांटिटी शिफ्ट right side on omega t axis from the reference then this is lagging phase difference। तब इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग फेज डिफरेंस बोलेंगे। तो ये जो है ये मेरा
ये कैसा फेज डिफरेंस हुआ? लैगिंग। अगर इसका फेजर डायग्राम बोला जाएगा, ठीक है, अगर इसका फेजर डायग्राम बोलेंगे लैगिंग के लिए, देखो लैगिंग का अगर हम लोग लैगिंग का फेजर डायग्राम अगर खींचे, डायग्राम अगर हम लोग बात करें लैगिंग के लिए, तो हम लोग का रिफरेंस ये रहा वोल्टेज, ये तो हम लोगों का रिफरेंस हो गया, ठीक है। और लैगिंग का मतलब क्या? थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते नीचे हो सकता है कट जाए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां बना देते हैं, नीचे हो सकता है कट जाए, ठीक। लैगिंग के लिए ये मेरा हो गया वोल्टेज, ये मेरा रिफरेंस है। अब जब भी लैगिंग होगा मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा, तो लैगिंग का मतलब क्या होता है? आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई एंगल बनाइए। ये फाई जो होगा किधर बनेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रिफरेंस से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाइएगा, ठीक है, तो आई मिलेगा, तो इसको बोलते हैं लैगिंग फेज डिफरेंस, ठीक है। लैगिंग फेज डिफरेंस वेव फॉर्म में अगर देखेंगे तो रिफरेंस से ये आई किधर शिफ्ट होगा? हमेशा राइट साइड। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो राइट साइड शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसका एंगल किधर बनाएंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रिफरेंस से हमेशा किधर खींचना? क्लॉकवाइज, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज मत नहीं खींचना लैगिंग के लिए। ये किसके लिए है? लैगिंग फेज के लिए। तो जब भी तुमको जो आगे पढ़ाएंगे उसमें अगर बोलेंगे लैगिंग फेज, तो लैगिंग फेज का मतलब जो भी रिफरेंस होगा, यहां जरूरी नहीं कि हमेशा वोल्टेज आए रिफरेंस में, करंट भी आ सकता है, यहां वोल्टेज आ सकता है। मतलब है कि रिफरेंस से आपका दूसरा क्वांटिटी है वो कैसा बनाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जितना का भी फेज डिफरेंस हुआ है दैट इज फाई, वही आपका फेज एंगल होगा। देखो यहां पर है, यही शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आई जो है राइट साइड शिफ्ट ना होकर लेफ्ट साइड शिफ्ट करे, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। तो जब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है, ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, हम फ्रेश ही डायग्राम बना देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो उसको हम लोग लीडिंग फेज बोलेंगे। देखते हैं, ये ओमेगा टी होगी। हम लोग पहले एक रिफरेंस ले लिए वोल्टेज, ये इसका 0 है। अब जो करंट है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, तो ये हम लोग करंट ड्रॉ कर दिए, ये आई है करंट का। ये देखिए यहां पर 0 पॉइंट है, तो ये 0 पॉइंट किसका है? ये 0 पॉइंट किसका है? 0 पॉइंट ऑफ आई है। और ये 0 पॉइंट किसका है? तो ये है 0 पॉइंट ऑफ वी है। और ये जो आपको यहां पर मिला दिस इज योर फाई। तो लेफ्ट साइड आपका रिफरेंस है, ये वी क्या है? आपका रिफरेंस है। तो रिफरेंस से आई किधर शिफ्ट किया है इस बार? लेफ्ट साइड। तब इस तरह के फेज डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? लीडिंग फेज डिफरेंस। तो जब लीडिंग की बात होती है, लीडिंग LEADING, लीडिंग फेज, अगर इसको आपको फेजर डायग्राम में बनाना होगा तो आप क्या लोगे? एक वी लोगे, ये आपका रिफरेंस है, ठीक है। और इस V से आप क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई क्लॉक खींच दोगे, ये हो गया आपका आई। और ये जो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपका हो गया फाई। तो ये आपका लीडिंग फेज कहलाएगा। तो आप समझ गए लैगिंग फेज कैसे हुआ और लीडिंग फेज कैसे हुआ। देखो इसको पढ़ने का तरीका है, अगर लैगिंग फेज है तो आई क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, पीछे है, तो बोलेंगे, इसमें बोलते हैं हम लोग आई लैग्स। आई लैग या आई लैग्स सिर्फ लिखो, आई लैगिंग नहीं लिखो, आई लैग्स वी बाय एन एंगल फाई। यहां पर क्या है? आई जो है भी से पीछे है, कितना एंगल से? फाई एंगल से। यहां पर जो है आई आगे है, तो आई इसको लिखिएगा आई लीड्स वी बाय एन एंगल फाई। यहां पर आई जो है वो वी से आगे है, तो पढ़ते ऐसे हैं, यहां पर क्या है? आई लैग्स वी बाय एंगल फाई, और यहां क्या पढ़ेंगे? आई लीड्स वी बाय एंगल फाई। ये लीडिंग हो गया, ये लैगिंग हो गया।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली फेज डिफरेंस तीन ही है। एक तो सेम फेज होगा, सेम फेज का मतलब ये हो गया वी, और इसी के फेज में अगर आपका बनाइएगा आई तो ये हो गया सेम फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं सेम फेज। आपको बुक में ये एक और नाम से ही मिलेगा, इसी को इन फेज भी बोलते हैं। और इसके दो दो फेजर डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया आता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। वी लिख दिया और इसी के पैरेलल एगो आई खींच दीजिए, जिसका ही मैग्नीट्यूड बराबर हो, मतलब बड़ा हो, बड़ा छोटा डंडा खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ये भी आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेम फेज का, और सेम फेज इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों सही तरीका है। ठीक है, जैसा यूज होता है वैसा हम लोग करते हैं। लैगिंग का ये रहा फेजर डायग्राम, लीडिंग का ये रहा फेजर डायग्राम। ठीक है, अब एक चीज, जब भी आप लैगिंग लेते हो, जब भी आप लैगिंग लोगे क्लॉकवाइज, तो ये जो फाई का वैल्यू होगा ये ऑलवेज नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। और जब भी आप लीडिंग फेज लोगे तो ये फाई का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बस याद रखना। जब भी अगर आप ऐसा ले रहे हो, लैगिंग ले रहे हो, तो लैगिंग के लिए जो फाई होगा ये हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, और लीडिंग के लिए जब लेंगे तो ये वाला फाई ऑलवेज पॉजिटिव में लिया जाएगा। तभी ना पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फाई अगर पॉजिटिव में है तो मतलब सीधे समझ जाएंगे कि लीडिंग की बात हो रही है। फाई अगर नेगेटिव में है, यानी फेज एंगल अगर नेगेटिव में है, तो समझ जाएंगे कि हमारा लैगिंग का बातचीत चल रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सा आपका फेज और फेज डिफरेंस क्लियर हो गया। आई होप इतना तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज होता है इसके अंदर, ऑपरेटर। ठीक है, दैट इज जे ऑपरेटर उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, किसको बोलते हैं? जे ऑपरेटर। ठीक, उसको समझ लेंगे। ठीक, दिस इज ऑपरेटर, या इसी को बोलते हैं जे ऑपरेटर। ठीक है, अगर जे ऑपरेटर की बात की जाए तो ये क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर which when multiplied with any vector rotates that vector by 90 degree in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, देखिए जो मैकेनिकल और सिविल वाला होगा उसको ज्यादा नहीं धसेगा ये चीज, उसके लिए सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं। देखिए जे ऑपरेटर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है मैकेनिकल सिविल में जो है। बाकी हम एक चीज यहां लिख दिए हैं, ये कोई तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। जैसे आप मान के चलिए आप मैथमेटिकल ऑपरेटर कुछ यूज किए, ठीक है, सपोज दैट 2 है। ठीक है, अब आप इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक मान लेते हैं मल्टीप्लीकेशन यूज कर दिए। ठीक है, कोई एक्स क्वांटिटी के साथ, तो 2 इंटू एक्स, तो एक्स क्या हो गया? आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया। 2 आपका क्वांटिटी था, मैथमेटिकल ऑपरेटर आप मल्टीप्लीकेशन यूज किए एक्स के साथ, तो ये 2x हो गया। कोई अगर डिवीजन यूज कर देगा तो 2/x हो जाएगा। समझाने का मतलब ये है। तो जे ऑपरेटर भी क्या एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, जब ये लगा देते हैं किसी चीज के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब वो उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ, उस वेक्टर क्वांटिटी को ये रोटेट कर देता है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेगा? रोटेट कर देगा। कितना डिग्री से करेगा? एग्जैक्टली 90 डिग्री से करेगा। किधर करेगा? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब जे ऑपरेटर जब किसी वेक्टर के साथ लगा देते हैं, जब या किसी क्वांटिटी के साथ हम लोग लगा दिए जे ऑपरेटर, तो इसका सिंपल सोवर मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी को ये क्या किया होगा? 90 डिग्री रोटेट कर दिया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सीधा सिंपल मतलब। अगर 2 के साथ भी जे लगा दिए तो 2 अभी जहां पर भी है एक्सिस में, जहां पर भी है वो 90 डिग्री घूम जाएगा। किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सा मतलब है। अगर मेरे साथ कोई जे ऑपरेटर लगा देगा तो हम अभी जहां पर भी है हम एग्जैक्टली 90 डिग्री घूम जाएंगे
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंपल सा मतलब है, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। अब अगर हम लोग जे ऑपरेटर का बात करें, ठीक है, इसका यूज तो हम लोग आगे देखेंगे ही, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जे ऑपरेटर का, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम लोग पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर, बिल्कुल आई के जैसा ही होता है। जैसे आई इंटू आई होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आई स्क्वायर हो जाता है, इसका वैल्यू -1 हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही क्या करेंगे, जे ऑपरेटर भी होता है। ये जे है तो जे स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। और अगर तुम जे क्यूब की बात करेंगे, जे क्यूब की, तो इसके वैल्यू -j होगा। ऑब्वियसली जे इंटू जे स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू जे -j हो जाएगा, ठीक है। अगर जे की पावर 4 है, इसकी बात करें तो जे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, दैट इज +1 हो जाएगा। सिंपल सा इसका मतलब यही है। अब इसको हम लगा के दिखाते हैं। देखो ये मान लो मेरा कोई v है यहां पर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या किए कि इसमें हम लोग j से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही आप j से मल्टीप्लाई करोगे इसको, जैसे ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो ये हो गया जे भी, देख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। ये कितना डिग्री बना, 90 डिग्री बना। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप इसमें और जे भी से मल्टीप्लाई, मतलब जे से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया, थोड़ा सर्कल बना लेते हैं ये। तो यहां पर क्या हो गया, इसमें जे से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया जे स्क्वायर भी। ये 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया। आप और इसको कर दिए तो ये हो गया यहां पर जे क्यूब भी, इसमें जे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जे क्यूब भी। और आप इसको कर दिए तो ये हो गया फिर यहां पर, तो जे का पावर 4 यहां पर जाएगा, तो जे का पावर 4 भी ऐसे हो जाएगा। देख लो जे भी तो एज इट इज, जे स्क्वायर भी का मतलब क्या हो गया, जे स्क्वायर का मतलब -1, तो इसको हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -j भी लिख सकते हैं। और जे का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, जे का पावर 4 मतलब +1, यानी इसको भी लिख सकते हैं। देख लो इधर प्लस भी है, इधर माइनस भी है, इधर +j भी है, इधर -j भी है, ठीक है। तो ये जो आप जे के साथ जैसा ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक 90 डिग्री से क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। दिस इज योर जे ऑपरेटर। आप इतना चीजें ध्यान में रखोगे, ठीक है, इतना मेरा आपका काम हो जाएगा, ठीक। जो भी मैकेनिकल और सिविल वाले हैं उनका इतना सही काम निपट जाएगा, इससे ज्यादा उनको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी का जो टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं, ठीक है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।